हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्रीटेक क्लासेस। मैं आकाश कुमार पांडे क्रॉप की सीरीज में आज नेक्स्ट क्रॉप आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। गेहूं की खेती, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, जो एग्ज़ाम बेस से भी इम्पॉर्टेंट है और सीरियल क्रॉप की मेन क्रॉप जो है वो गेहूं की खेती है। तो आज हम इसके बारे में, इसकी वैरायटियों के बारे में, इसकी क्लाइमेट, सॉयल, मतलब टोटली जो जो चीज़ें होती हैं इसमें, उसके सब के बारे में आज जानेंगे हम। उससे पहले आप लोग अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्रॉप की जो सीरीज चल रही है, जिससे आप लोगों का एक भी क्रॉप छूटे ना और फुल्ली आप लोग इसको तैयार करिए, क्योंकि गेहूं की खेती है, धान की खेती है, बाजरा की खेती है, इन सब से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम बेस पे। तो आप लोगों से एक बार फिर कहूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको तैयार करें, क्योंकि इससे बढ़ के कुछ नहीं आता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले गेहूं की खेती। गेहूं की खेती में सबसे पहला नाम जानेंगे, सबसे पहला टॉपिक वानस्पतिक नाम का, टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम और वुल्गियर, ये दोनों नाम होते हैं, या टिटिकम एस्टिवम कह सकते हैं या टिटिकम वुल्गियर कह सकते हैं। कुल की बात करें तो पुरानी कुल जो इसका है वो ग्रेमनी है और नई जो कुल है वो पोएसी है। अगर बात करते हैं गुण की, तो गुण इसका ट्रिटिकम होता है, क्योंकि गुण और वंश से मिलकर इसके बॉटनिकल नेम बनाए जाते हैं। चाहे जो चीज़ें हैं, क्रॉप हैं या एनिमल के नेम हैं या किसी के भी बॉटनिकल नेम बनाए जाते हैं, वो गुण और वंश के आधार पर ही बनाए जाते हैं। अगर क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n42 होता है। ओरिजिन प्लेस जो होता है वो डी कैंडोल जो थे उनके अनुसार दजला फरात की घाटी और बेबीलोन के अनुसार अबिसीनिया को माना जाता है। ये थोड़ा मतभेद रहता है उत्पत्ति स्थान के बारे में, लेकिन इन दोनों के अनुसार डी कैंडोल के अनुसार दजला फरात की घाटी और बेबीलोन के अनुसार अबिसीनिया है। दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेगा। वैसे पूछेगा तो डी कैंडोल के अनुसार या बेबीलोन के अनुसार ही पूछेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि भारत में लगभग 3 गेहूं की जातियां उगाई जाती हैं या 3 जातियों की खेती की जाती है। पहला कौन सा? टिटिकम एस्टिवम, जिससे हम चपाती या रोटी जो हम लोग खाते हैं, वो 87% एरिया पे उसका बुआई की जाती है और इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n42। सेकंड देखते हैं, सेकंड है टिटिकम ड्यूरम। इससे क्या क्या बनता है? इससे सूजी बनती है और सेवई बनती है। ये 12% एरिया पे बुआई की जाती है इसकी। थर्ड है 2n, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर है 2n28। अब थर्ड देखते हैं टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम ड्यूरम को समर गेहूं भी कहा जाता है। इसे हम मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं। जो 1% एरिया पे इसकी बुआई की जाती है और क्रोमोसोम नंबर होता है इसका 2n18। अब बात करते हैं टेस्ट वेट की, मतलब गेहूं के 1000 दाने की। तो गेहूं के 1000 दाने का जो वेट होता है वो 40 ग्राम होता है, और जो फेलेरिस माइनर मतलब गेहूं का मामा का होता है, उसका जो टेस्ट वेट होता है वो 1000 दाने का 2 ग्राम होता है। आपने नोरेन 10 सुना होगा, मतलब पहली गेहूं की बौनी जाति जो नोरेन 10 है, ये एक बौनी जाति है जिसको सर्वप्रथम 1960 में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग ने मैक्सिको में विकसित किया था। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग से आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि ये नाम गेहूं की खेती में अधिकतर सुनने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 1963 सोनेरो 64 लर्मा रोजो को मंगाकर व्यवसाय रूप में खेती की गई, जिसके विकास से 1966 और 67 में हरित क्रांति संभव हो पाई। जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो सोनेरो 63 और 64 और लर्मा रोजो से ही संभव हो पाई, क्योंकि इनकी यील्डिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अगर बात करते हैं क्लाइमेट की, जलवायु की, तो गेहूं के लिए समशीतोष्ण जलवायु की फसल
गेहूं जो है समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। रेनफॉल की बात करते हैं कि बरसात इसको कितनी चाहिए, तो गेहूं की खेती के लिए 25 से 150 सेंटीमीटर तक के वार्षिक वर्षा वाले खेत में की जा सकती है। अगर टेम्परेचर की बात करें, मतलब तापमान की बात करें, तो गेहूं सामान्यतः ठंडे मौसम की फसल है। अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 38 से 48 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 3.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस, और मीडियम टेम्परेचर की बात करें तो 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और हाई टेम्परेचर की बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक इसकी वृद्धि, विकास और पकने की जो अवस्था होती है वो इन्हीं तीनों पर निर्भर होती हैं, और इन्हीं में ही उनका पूरा जीवन काल हो जाता है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए 50 से 60% आर्द्रता आवश्यक होती है। अब आते हैं सॉइल पे, मृदा। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को नोट करा रहा हूँ। शायद ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको कहीं ना मिले, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, कई बुक्स से रिलेट करके बनाया गया है। अब बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल गेहूं की खेती के लिए दोमट मृदा जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। लगभग अधिकतर क्रॉपों के लिए दोमट मृदा जो होती है वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन गेहूं के लिए खासकर दोमट मृदा जो होती है वो सर्वोत्तम होती है। लेकिन मटियार या रेतीली भूमि में भी गेहूं की खेती की जा सकती है। ऐसा नहीं कि मटियार या रेतीली भूमि में या अदर किसी भूमि में खेती नहीं की जा सकती है, लेकिन दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद मटियार है या रेतीली है या बलुई दोमट है, इन सब मिट्टियों में गेहूं की खेती अच्छे से की जा सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं बुआई का समय। बुआई का समय की बात करें तो अगेती जो जातियां होती हैं, जो अगेती जातियों की हम बुआई करते हैं वो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में करते हैं। मिड जो वैरायटियां होती हैं, मिड में अगर हम बुआई करते हैं तो वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक करते हैं, और पछेती जातियों की जो बुआई करते हैं वो 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक करते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि गेहूं कैसा पौधा है, और उसमें ऑप्शन देगा C4, C3, C2 या एक्सेट्रा कुछ भी दे सकता है, तो ये आप वहाँ लगाएंगे गेहूं C3 पौधा है। अब आते हैं, देखते हैं सीड रेट। सीड रेट में सबसे पहले अगर आप सामान्य बुआई कर रहे हैं तो आपको 100 kg पर हेक्टेयर के बीज लगेंगे। अगर लाइन सोइंग कर रहे हैं तो 100 kg पर हेक्टेयर। अगर ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिटकवा बीज से जो हम बुआई करते हैं उसमें बीज ज़्यादा लगेगा, इसलिए 125 kg पर हेक्टेयर। और डिवलर सोइंग जब करते हैं, अगर आप लोग डिवलर नहीं जानते हैं तो आप लोग डिवलर के बारे में पढ़ें और कमेंट करके भी बताएं कि डिवलर होता क्या है। डिवलर सोइंग में 25 से 30 kg पर हेक्टेयर बीज लगता है। कम लगता है क्योंकि 27 खूंटियाँ होती हैं, उसी अनुसार लाइनिंग टू लाइनिंग होता है, ऐसे बुआई की जाती है। तो इसमें एक एक बीज उसी गड्ढे में डाल दिया जाता है, इसलिए बीज इसमें कम लगते हैं। अगर सीड ड्रिल से हम बुआई कर रहे हैं तो 90 से 100 kg पर हेक्टेयर। अगर रेरा फीड से करते हैं तो 75 से 80 kg पर हेक्टेयर बीज लगता है। अगर लेट आप बो रहे हैं तो लाइनिंग में, अगर लेट में लाइनिंग में बो रहे हैं तो 125 kg पर हेक्टेयर, और ब्रॉडकास्टिंग में बो रहे हैं तो 150 kg पर हेक्टेयर। अभी आपने जैसे यहाँ ऊपर पढ़ा कि अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से आप बुआई कर रहे हैं तो 125 kg ही लगेगा, लेकिन अगर आप लेट स्विंग कर रहे हैं तो 150 kg पर हेक्टेयर लगेगा। अब आते हैं, देखते हैं सीड ट्रीटमेंट, क्योंकि कई प्रकार के कवक, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड तमाम प्रकार के लगे रहते हैं, तो बिना ट्रीटमेंट के आप किसी भी बीज की बुआई अपने खेत में ना करें। और यही सलाह अपने किसान भाइयों को भी दें कि बिना ट्रीटमेंट के आप बुआई ना करें, क्योंकि उससे नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब फसल बड़ी हो जाती है तो कई तरह की उसमें व्याधियाँ लग जाती, कई तरह के रोग लग जाते हैं जो पैदावार को भी घटाते हैं और आय को भी घटाते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए थायराम, कैप्टॉन, सेरेसान, बाइटावैक्स आदि में से किसी एक की 2.5 के ग्राम मात्रा को
प्रति केजी की दर से उपचारित करना चाहिए। मात्र 2.5 ग्राम मात्रा को 1 केजी बीज के लिए पर्याप्त रहती है, उसी से उपचारित करना चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर की बात करें तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर FYM का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर अगर सिंचित क्षेत्रों के लिए आपको देना है तो देसी जातियों में नाइट्रोजन 60 से 80% 60 से 80 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 30 से 40 kg पर हेक्टेयर, पोटास 40 kg पर हेक्टेयर। अगर बौनी जातियाँ जो टाइम से बोई जा रही हैं उनमें अगर फर्टिलाइजर देना है तो नाइट्रोजन 120 kg, फास्फोरस 60 kg, पोटास 40 kg। और बौनी जातियाँ जो पछेती में बुआई कर रहे हैं आप, उसके लिए नाइट्रोजन 60 से 80 kg, फास्फोरस 40 kg और पोटास 40 kg का प्रयोग करेंगे। और असिंचित जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए देसी जातियों में नाइट्रोजन 20 से 30 kg, फास्फोरस 20 kg, पोटास 15 kg, जबकि बौनी जातियों में 40 से 60 kg नाइट्रोजन, 30 kg फास्फोरस और पोटास जो होता है वो 20 kg का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं सिंचाई। सिंचाई से, गेहूं में सिंचाई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि लगभग 6 सिंचाई इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट इरिगेशन होता है वो 6 टाइप का होता है, जिसमें से कई प्रकार के सिंचाई हैं। मैं बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे। इसमें कई चीज़ें पूछ लेता है, जैसे ट्रिलिंग स्टेज कब सिंचाई करेंगे, या फ्लावरिंग स्टेज पे कब सिंचाई करेंगे, या मिल्किंग स्टेज पे कितने दिन पे सिंचाई करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे जो गेहूं की सबसे इम्पॉर्टेंट सिंचाई होती है वो CRI मतलब क्राउन रूट इंटेंशन जो सिंचाई होती है, मतलब तंज मूल जड़ बनते समय जब आपके गेहूं के हल्के से 1 से 2 रेशे निकल कर जमीन में जाते हैं, मतलब 21 से 25 दिन के जो रेंज होता है उसके अंदर जो जड़ बनती है उनकी सिंचाई सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। मतलब गेहूं की अगर फर्स्ट सिंचाई ही आप कर सकते हैं तो CRI स्टेज पे ही आपको करनी होगी। सेकंड है टिलरिंग स्टेज, मतलब कल्ले फूटते समय, ये कितने दिन पे करेंगे, 40 से 45 दिन पे करेंगे। बुआई के 40 से 45 दिन पे करेंगे, ना कि फर्स्ट सिंचाई के 40 से 45 दिन पे करेंगे। अब आते हैं लेट ज्वाइंट स्टेज, मतलब गांठ बनते समय। गांठ बनते समय बुआई के 65 से 75 दिन पर करेंगे। अगर फ्लावरिंग स्टेज पे आप सिंचाई कर सकते हैं तो वो फूल आते समय जो सिंचाई करेंगे वो बुआई के 90 से 95 दिन पे करेंगे। मिल्किंग स्टेज की सिंचाई जो होती है जब दानों में, गलती से लिख गया है दोनों में, लेकिन दानों में दूध बनते समय वो जो सिंचाई करेंगे वो 110 से 115 दिन पे करेंगे। और जो लास्ट सिंचाई करेंगे जो दाना सख्त होते समय करेंगे वो 120 से 125 दिन पे करेंगे। अब देखते हैं जीन्स वैरायटियाँ, जैसे सिंगल जीन्स ड्रॉप वैरायटियाँ होती हैं, डबल जीन्स ड्रॉप वैरायटियाँ होती हैं, ट्रिपल जीन्स ड्रॉप वैरायटियाँ होती हैं। तो सिंगल जीन ड्रॉप वैरायटी जो है उसमें सोनालिका, सुजाता आ जाएगा आपका। डबल जीन्स ड्रॉप वैरायटियाँ हैं जिसमें प्रताप, HD 2329 और अर्जुन लोक 1 ये आ जाएंगी। और ट्रिपल जीन ड्रॉप वैरायटियों में हीरा मोती, लाल बादशाह, UP 301 ये वैरायटियाँ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, खरपतवार नियंत्रण मतलब बीट मैनेजमेंट। बीट मैनेजमेंट में देखेंगे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं वो हैं बथुआ, कृष्णनील, हिरनखुरी, सैंजी, चटरी मटरी, सत्यानाशी, जंगली गाजर, ये सब क्या है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। इनको नष्ट करने के लिए हमेशा 2,4-D सोडियम सॉयल 80%, 625 ग्राम 500 से 600 लीटर पानी में डालकर प्रति हेक्टेयर इसका छिड़काव करना चाहिए। अगर चौड़ी पत्ती के लिए आपके पास कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है तो 2,4-D ही प्रयोग करें हमेशा। अगर सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं आपके खेत में, जैसे गेहूंसा हो गया, मेटसी हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, जंगली जई आदि जो हैं, तो इनके नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 75
32 ml आइसोप्रोट्यूरान 50% और पेंडीमिथलाइन स्टाम्प 30 EC 2.50 लीटर पानी में। और आप लोगों को पता होगा कि गेहूं का मुख्य जो खरपतवार होता है वो गेहूं का मामा होता है, जिसका अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो उसका फेलेरिस माइनर होता है। इसकी रोकथाम के लिए सल्फोसल्फ्यूरान की 33 ग्राम दवा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, तभी गेहूं का मामा खत्म होगा आपके खेत का। अब डिजीज़ इसमें लगते हैं, येलो गेरुई हो गई, मतलब पीली गेरुई, भूरी गेरुई, ये सब आपके लगते हैं, काली गेरुई लगती है। ये गेहूं के मुख्य रोग हैं। इनके नियंत्रण के लिए जिनेब डाइथेन Z78, काली एवं भूरी गेरुई के लिए मिनेब डाइथेन M45 0.2% घोल 1000 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। ब्लैक जो रस्ट होता है, काली गिरुई, ये पक्सीनिया ग्रेमिनिस नामक कवक के कारण होता है। चौथा है सेहू रोग, मतलब सीड गाल। गेहूं में यह रोग निमेटोड मतलब सूत्री कृमि से लगता है। अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, उन्नतशील प्रजातियां। सिंचित क्षेत्रों के लिए अगर देखेंगे तो सोनालिका जो वैरायटी है, अब उसका दूसरा नाम है RR21। यह किस्म गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से निकाली गई है। पौधे भी, इसके जो पौधे होते हैं वो लगभग 110 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। ये अगेती किस्म है जो 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अदर वैरायटियां हैं UP 2003, UP 115, UP 262, UP 368, UP 2121, HD 1102। सिंचित क्षेत्रों में बुआई मतलब 25 दिसंबर तक जो आप बुआई कर लेंगे, उसकी वैरायटियाँ हैं UP 115, UP 2121, HD 2285, HD 2329, HD 2270, HD 2307, PBW 138 और 373। असिंचित क्षेत्रों के लिए जो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आप बुआई करते हैं, उसके लिए वैरायटियाँ हैं K65, K68, C 306, K74, प्रताप 1, WP 72, कुंदन PBW 299, PBW 117 और रिडेल, ये प्रजातियां गेहूं की हैं। तो आशा है कि आप लोगों को गेहूं की खेती अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपकी कौन सी चाहिए, आपको कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है, कौन सी वीडियो आपको चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। मैं और जो क्रॉप बची हैं, जो मेन क्रॉप है, जैसे मक्का हो गया और तिल हो गया, बरसीम हो गया, इन आलू हो गया, इन सब पे बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो आप लोगों का कैटेड एग्ज़ाम भी धीरे धीरे पास आ रहा है, और कैटेड एग्ज़ाम के बेस से भी और अदर एग्ज़ाम जो हमारे होते हैं, FO के होते हैं या कई एग्ज़ाम हैं, उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए। अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो गूगल करिए, नहीं कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे तो मेरी भी हिम्मत करेगी और अच्छे से वीडियो बनाने के और अच्छे अच्छे कंटेंट डालने को। अभी तो ये एग्रोनॉमी का पार्ट चल रहा है, उसके बाद इंजीनियरिंग का भी पार्ट चलेगा और हार्टिकल्चर का भी पार्ट चलेगा, ओलरीकल्चर का भी, फ्लोरिकल्चर का भी, सारे एक एक करके सारे पार्ट में मैं क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचता हूँ क्रॉप आप लोगों की क्लियर रहे, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए मुझे, कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूँ। थैंक यू।